आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के, जिनकी पहली ही फिल्म ने यह संदेश दे दिया था कि समाज के लिए बहुत जरूरी है अंकुश। पूरे आत्मविश्वास और लंबे संघर्ष के बाद राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर एन चंद्रा ने फिल्म अंकुश से शुरू किया अपना सफर और बढ़ाया दर्शकों की तरफ दोस्ती का हाथ। कैसे न करते दर्शक एन चंद्रा से दोस्ती, वो तो इंतजार ही कर रहे थे। तेजाबी निर्देशक एन चंद्रा की यादों के उजाले विविध भारती की तरंगों पर सिर्फ आपके लिए। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और लेखक एन चंद्रा अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं। आपसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने। तो आइए सुने इस बातचीत का दूसरा भाग। अब ये जो परिचय वाली बात है चंद्रा साहब जी, हम यहीं से इस बात को फिर से शुरू करेंगे। अब जब हम यादों में घूम ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, आपकी यादों के फ्लैशबैक में चलते हैं। और मैं वहां पर आपको ले जाता हूँ जहां आपने अपनी बातों के दौरान कहा था कि हमारी माँ चाहे कर्जा लेके ही क्यों ना ले जाए, लेकिन हमें साल में 2 बार छोटी छुट्टी और बड़ी छुट्टी में हम तीनों को ले जाती। अब यहाँ 2-3 सवाल मेरे हैं। एक तो छोटी छुट्टी और बड़ी छुट्टी बताइए क्या है। दूसरा मुझे बताइए कि आप तीनों, आप अपने भाई बहनों के बारे में बताइए। और फिर ये भी बताइए आपने जब ये शुरुआत की थी, उम्र क्या थी आपकी जब आपको पिताजी ले गए थे फिल्म सेंटर में। ये कुछ बातें छूट गई, इसलिए मैं आपको फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं। अब चूंकि हम फिल्मों से जुड़ी बातें कर रहे हैं तो हम उस टेक्निक पे भी अपना इस्तेमाल करेंगे। हम भी फ्लैशबैक में जाएंगे, फिर फ्लैशबैक ओवर होगा, फिर हम वापस रिज्यूम करेंगे। तो हम चलते हैं आपके वर्ली नाके पे जहां आप अपने भाई बहनों के साथ खेल रहे हैं। एक्चुअली मैं उस वक्त, मैंने बताया ना कि जैसे 16 साल पे लोग एसएससी होते थे, तो मैं एसएससी 16 साल पे हुआ था। तो और 1 साल मेरा मैंने कॉलेज किया और वो साइंस में मैं मतलब अटेंडेंस मेरी पूरी नहीं हुई, तो मैंने छोड़ दिया। तो उस वक्त मैं जब ज्वाइन हुआ ये 17 साल का था मैं। बहुत छोटी उम्र थी। बहुत, हाँ, मतलब नाबालिग ही बोलते हैं, क्योंकि 18 साल पे आदमी बालिग हो जाता है। जो आजकल तो, पहले तो वोटिंग राइट तब भी नहीं मिलता था, शायद 22 साल पे मिलता था, 21 साल। आप सबसे बड़े थे? नहीं, मैं सबसे छोटा। अच्छा, तो बड़े भाई बहन? मेरा बड़ा भाई जो है वो जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था। ओहो, मतलब पढ़ने में बहुत तेज था वो। और हिस्ट्री में बाद में एमए किया। और मेरी बहन थी, वो बम्बई के अगेन अनदर वेरी बिग कॉलेज, रुइया कॉलेज, उसमें थी। और वो बाद में उसने सोशल साइंसेस में वगैरह किया। और दोनों ने बाद में स्टूडेंट मूवमेंट में काम किया, जुड़ गए उसमें। उस वक्त एक 1968 के आसपास महाराष्ट्र में एक अच्छी वो चली थी, एक हवा बोलते हैं ना, सब स्टूडेंट्स यूनियंस खड़ी होने लग गई थी। तो उसमें एक स्टूडेंट यूनियन थी, तो ये उसके फाउंडर मेंबर थे। अच्छा, ये दोनों। तो बाज वक्त ये सारे मतलब जो यूथ जिनको कुछ करना था, जिनको कुछ एक्टिविस्ट, उनको उस पॉलिटिक्स में नहीं आना था, जो बैलेट पेपर वाली पॉलिटिक्स में समाज को बदलने के लिए कुछ करना था। गांव में जाकर के खेतियों के बीच में काम करना। तो वो सारे भारित लड़के जो हैं वो हमारे यहाँ वर्ली नाके पे आते थे। हमारा कमरा था, लेकिन आगे जो उसको बोलते हैं ना, आंगन जैसा होता है, तो वहाँ ये लोग रात रात को आके बैठते थे और मार्क्स की बात करते थे, लेनिन की बात करते थे, और क्रांति की बात करते थे, जयप्रकाश नारायण की बात करते थे। और मैं भी वहां पर बैठ के सुनता था। तो मैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेंट नहीं था, लेकिन मेरी बाद में उसकी वजह से मेरी फिल्मों में विचारधारा जो दिखती है ना, वो इसकी वजह से। लेकिन उस समय कहीं आपको ये नहीं लगा कि मेरे भाई बहन जो हैं, मेरे से बड़े भाई बहन हैं, वो पढ़ाई में इस तरह से आगे जा रहे हैं और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, या तो कहीं आपके अंदर वो हीन भावना, या आपकी उस पढ़ाई न करने की वजह से दूसरों ने कभी आपको यह एहसास दिलाया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ? यू आर अ माइंड रीडर। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि बाद में जब मैं गुलजार साहब के यहाँ लगा जी, क्लैपर बॉय बना और फिर वहां पर काम करना शुरू किया, अगले साल मैंने उसी रूपारेल कॉलेज में मॉर्निंग कॉलेज में दाखिला लिया। कहीं ना कहीं एहसास आपको होता था।
आर्ट्स में, क्योंकि मुझे वही था कि यार मेरे भाई बहन इतने पढ़ाई कर रहे हैं और मैं तो बिल्कुल ऐसे सिर बन के रह जाऊंगा, तो मुझे नहीं मंजूर था वो। हाँ। मैं नौकरी लग गई थी मेरे को करियर मिल गया था। हाँ। अब मुझे पढ़ाई लिखा करके कुछ होने वाला जरूरत नहीं नहीं था। थी, लेकिन हाँ, लेकिन एक कुछ अपना एक वजूद होता है ना। हाँ। एक इंसान किसी वजह से बनता है। मैंने क्यों किया मुझे भी नहीं मालूम है। जी। और मैं जो है सुबह 6:45 का मेरा पहला क्लास होता था दादर में, जी। रूपारेल कॉलेज में। वर्ली से आता था वहां पे। हाँ। और 9:30 9:45 बजे लास्ट क्लास खत्म होती थी, वहां से बस पकड़ के पाली हिल जाता था। हो। ये मेरा कहाँ रूटीन पाली था। इतना दूर, दादर से। दादर से। तो उसमें लिटरेचर में मैंने ग्रेजुएशन किया, वो भी ऑनर्स। वाह वाह वाह। देखिए, ये एक संस्कारों की और आपके माहौल की बात होती है। आप उस माहौल में पले बढ़े हैं जहाँ शिक्षा और संस्कार कूट कूट के थे, भरे हुए थे, और आप उससे बच नहीं सकते थे। भले आप थोड़े दिन के लिए निकले, लेकिन खींच लिया उन संस्कारों ने, उस शिक्षा ने आपको वापस खींच लिया, और वो कहीं ना कहीं आपकी फिल्मों में ऐड हुआ। हाँ, बिल्कुल मेरी फिल्में पूरी इसी की वजह से। मेरे मदर के हमें ट्रैवलिंग के जो उसने जो एक्सपोजर दिया उसकी वजह से है। सो मेनी थिंग। सारा वर्ली नाके पे जो 1 साल मैंने बेरोजगारी में और लड़कों के साथ खड़ा रहा, उस वक्त उसने मुझे जो अनुभव दिया, ये सारा जो है, ये उन्हीं चीजों का जो परिपाक है जो बाद में एन चंद्रा नाम का मतलब फिल्म मेकर बना। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई। मेरी 4 अप्रैल 1952। 50 साल हो गए मुझे पिछले साल दिसंबर में। 50 इयर्स इन सिनेमा। जी जी जी। 17-18 साल का लड़का गुलजार साहब के साथ क्लैप लेके खड़ा है जी। और गुलजार साहब उस समय परिचय, यानी गुलजार साहब तो वैसे ही मेरे अपने आने के बाद का, और उसके पहले से राइटर के तो बहुत मशहूर गीतकार के रूप में वैसे ही वो और संवाद लेखक थे, बहुत बड़े स्थापित हो चुके थे। और यहाँ जब हम परिचय की बात करते हैं और जब हम एन चंद्रा की फिल्मों की बात करते हैं, तो बड़ा कंट्रास्ट सा लगता है। जी। बिल्कुल अलग लगता है कि आपने एक असिस्टेंट के रूप में परिचय फिल्म से शुरुआत की, और फिर अगर वहां से देखें गुलजार साहब की फिल्मों की जर्नी अगर देखें, तो मेरे अपने जैसी फिल्म रिपीट बहुत बाद में हुई, माचिस आई, लेकिन उनकी वो फिल्में नहीं थी जो कि आपने बनाई, वैसी नहीं थी। तो उस पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ से वो क्लैपर से आगे आप बढ़े कैसे। फिर गुलजार साहब ने ही वहां आपको प्रमोट किया या किसी और के साथ आप चले गए? नहीं, गुलजार साहब का एक बहुत अच्छा, मतलब उनके बहुत सारे गुण हैं, मतलब गिनते जाओ तो पूरा 24 घंटे बोलता रहूंगा। लेकिन एक था कि वो हमेशा ना एक ऊपर का असिस्टेंट चला जाता था ना कोई डायरेक्टर बनने, तो वो सारों को प्रमोट कर देते थे। वो ये नहीं कि उसकी जगह दूसरा ले आएंगे। तो जैसे पुष्पराज जी, मैंने ज्वाइन किया था, पुष्पराज करके उनके चीफ असिस्टेंट थे। लेकिन उसी वक्त मैं गया और मुझे लगता है 1 आध साल में पुष्पराज जी को जो है कई बार बाहर फिल्म मिल गई थी, पुष्पराज जी ने छोड़ दिया। तो जो सेकंड असिस्टेंट थे मेराज, तो मेराज चीफ असिस्टेंट बन गए। मेराज के नीचे राज सिप्पी जो है, जिन्होंने बाद में बहुत बड़े डायरेक्टर बने, राजेंद्र सिप्पी, डड्डू हम उनको बुलाते थे। वो सेकंड असिस्टेंट थे, वो मेराज की जगह आ गए। जी जी। राज सिप्पी जिन्होंने राजमहल वगैरह बनाई है, ये डायरेक्ट की? नहीं, उन्होंने दूसरी कई फिल्में बनाई, धर्मेंद्र जी के साथ वगैरह, विनोद खन्ना के साथ अच्छी फिल्में बनाई। जी जी। फिर उसके बाद राज सिप्पी के बाद, और राज सिप्पी के बाद मैं था, तो मैं भी प्रमोट हो गया। तो इसी तरह से जैसे मेराज को फिल्में मिली तो मेराज निकल गया, तो राज सिप्पी चीफ असिस्टेंट बने। राज सिप्पी को ब्रेक मिला, उसके फादर ने फिल्म बनाई उसके लिए, वो चले गए, तो फिर मैं चीफ असिस्टेंट बना। इस तरह से वो धीरे धीरे उस लैडर पे चढ़ता रहा। यानी आप चीफ असिस्टेंट तक पहुंच गए थे? हाँ, मैं आखिर जब उनसे हम लोग पार्ट हुए, तब मैं उनका चीफ असिस्टेंट था। तो उस समय कौन सी फिल्म चल रही थी? उस वक्त चल रही थी नमकीन पूरी की मैंने। उसके बाद उनकी फिल्म शुरू होने वाली थी, लेकिन मैं किसी वजह से हम लोग दूसरी जगह पे, मुझे अच्छा काम मिल गया था। जैसे किताब पिक्चर थी, उसमें मैं चीफ असिस्टेंट था। आप थे उसमें? तो वहां तक की जितनी गुलजार साहब की फिल्में थी, आप सारी की सारी, आंधी, मौसम, जो आइकॉनिक फिल्में हैं उनकी ना, सारे में, मीरा। तो ये आंधी, तो ये तो इतनी बड़ी फिल्में हैं जो मतलब जब भी हिंदी फिल्मों की बात होगी तो इन फिल्मों को छोड़ा नहीं जा सकता। तो वहाँ उन फिल्मों के दौरान कुछ ऐसे किस्से, चाहे वो संजीव कुमार के साथ हों, शर्मिला टैगोर के साथ हों, या सुचित्रा सेन जो इतनी बड़ी कलाकार रही हैं, उनके साथ कोई वाकया ऐसा जो आपको लगता है कि आपकी यादों के गलियारे में कहीं पड़ा है, अब आज उसको थोड़ा सा कुरेद दिया जाए तो?
मैं एक किस्सा बताता हूँ क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ है वो। बिल्कुल। तो वो ना मौसम फिल्म में वो संजीव कुमार जो है वो उस लड़की को जो उसकी जो उन्हीं की लड़की है, उन्हीं की लड़की है, लेकिन अब और उसे पता चल जाता है कि ये वही है जिसको मेरी बिलोड को छोड़ के चला गया था। जी जी जी। ये उसी की लड़की है और ये मेरी लड़की होगी। तो उसको लेके आता है कि तुमको चलो मैं रेंट करता हूँ, लेकिन मेरे बंगले पे रहना पड़ेगा। उसको क्या पैसे मिल रहे हैं, गश्ती है वो, आके रहती है वगैरह। तो उसमें एक गाना गाती है वहां पे जी, गाना गाती है और उसके बाद फिर बाथरूम में सीन था और गुलजार साहब खुद गाना शूट करते थे, इस तरह का जो होता था। गाना में ना पूरा शूट हो गया और बाद में ये पता चला कि उसके उंगली में ना एक मूंगे की अंगूठी कंटिन्यूटी की थी, वो पूरे गाने में नहीं थी। तो वहीं कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। हालांकि इतनी बड़ी अंगूठी और इतना बड़ा शर्मिला टैगोर का चेहरा है तो, लेकिन वो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर। और वो इतना गुस्सा हो गए उनको जब पता चला, उन्होंने ऐसी ना फाइल फेंक दी। सारे लोग फ्लोर से बाहर चले गए, लंच ब्रेक हो गया। हम समझ नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। अभी डड्डू भी परेशान, मैं भी परेशान। उस समय कंटिन्यूटी कौन देखता था? राजशिप्पी। आप बच गए थे। नहीं बचा कोई नहीं। इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये नहीं बोल सकते थे कि वो देख रहा है, अगर उसने नहीं देखा तो आपको भी ध्यान देना चाहिए ना। और बेसिकली चीफ असिस्टेंट वो था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी कि भाई नीचे वाला अगर काम कर रहा है कि नहीं ठीक कर रहा है वगैरह। सो वी कुडंट शिर्क आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये वो देख रहा है, वो देख रहा है। जाहिर सी बात है, चीफ असिस्टेंट को सब कुछ देखना ही है। तो और फिर उसके बाद लंच के बाद भी शायद मुझे लगता है आधा पौना 1 घंटा गया। फिर आया प्रोडक्शन वाला, बोला तुम लोग अंदर बुलाया। उनका गुस्सा शांत हुआ था। उन्होंने बोला ऐसा है, वो अगला सीन है ना, वो वॉशरूम में वो मतलब बाथरूम में अपना मुंह धो रही है कुछ भी, तो उसमें वो हरी भाई आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारी अंगूठी तुम वहां भूल गए थे, ये लो एक डालना है। वो शाट डाला उन्होंने। हाँ, ये देखिए, ये समझदारी होती है। तो ये सारी लर्निंग की चीजें होती है ना, किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना होता है, कितनी बारीकी होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि कौन किसने देखना है। हर एक डायरेक्टर का अपना एक वो होता है कि मुझे परफेक्ट चाहिए, मुझे कंटिन्यूटी परफेक्ट चाहिए। देखिए, यहाँ ये जो आपने बात बताई है जी, जो हमारे जितने श्रोता इस समय सुन रहे हैं, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ जी कि उन्होंने जो ये फिल्म देखी तो उनको तो लगेगा कि ये सीन है, ये फिल्म की डिमांड थी, इसलिए ये दिखाया गया है। लेकिन आज उनको पता चलेगा कि एक गलती को सुधारने के लिए ये सीन डाला गया। जी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परिचय से लेकर नमकीन तक आप उनके साथ थे, यानी परिचय के बाद जितनी भी फिल्में प्लान हुई जी, तो प्री प्रोडक्शन के दौरान आपने एक बात ये भी कही है कि उनके यहाँ एक रूल था कि उनका जो भी असिस्टेंट है वो शूट हो या ना हो उसको रोज आना है। तो क्या स्टोरी सेशन में आप गुलजार साहब के साथ शामिल होते थे? जी हाँ, उनका वही एक जो मैंने कहा ना कि उनके कई जो है गुण हैं जो मतलब आज भी मैं खुद भी उतने शायद अडॉप्ट नहीं कर पाया हूँ। उसमें एक था कि जो आजकल डायरेक्टर्स हैं, मैंने खुद देखा इसलिए कि भाई वो सिर्फ अपने एसोसिएट डायरेक्टर्स के साथ ही मतलब इंटरेक्ट करते हैं, फिर एसोसिएट सबके साथ करता है, उनको शायद अपने थर्ड असिस्टेंट का नाम भी नहीं मालूम होता। दे ओनली टॉक टू ओनली वन पर्सन जो एसोसिएट डायरेक्टर होता है। लेकिन गुलजार साहब के ऐसा था कि उनकी जब स्क्रिप्ट बन के आती थी पूरी, जब लिख के आते थे, फाइनल हो जाती थी, हर असिस्टेंट को, इवन अप्रेंटिस को, खुद के हाथों से लिख के खुद की कॉपी अपने पास रखनी पड़ती थी जी। हर स्क्रिप्ट की कॉपी मेरे हाथ से लिखी हुई मेरे पास होती थी टू फॉलो, ताकि मैं कोई मिस्टेक नहीं करूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करूं, किसी को ये नहीं बोलूं सर मेरे पास तो स्क्रिप्ट नहीं, मुझे नहीं सीन नंबर मालूम। आपके पास स्क्रिप्ट है ना आपकी, यू कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, यू हैव टू लुक इनटू इट, यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस सीन में क्या चाहिए, आर्ट डायरेक्टर को क्या बताना है। मतलब अप्रेंटिस तक के पास स्क्रिप्ट होती थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब अगर देखा जाए तो एक पूरी यूनिवर्सिटी थी, स्कूल नहीं यूनिवर्सिटी थी। नहीं, यूनिवर्सिटी थी ये तो, सब कुछ सीखने मिल रहा था। और यहाँ से आप, चूंकि आप स्टोरी सेशन में भी थे, सारी चीजों में आप रहते थे, तो फिल्म निर्माण की हर विधा को आप समझते चले गए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर आपने हमें बताया कि नमकीन वो फिल्म थी जो आपकी बतौर चीफ असिस्टेंट आखिरी फिल्म थी। फिर नमकीन से मीठे की तरफ कहाँ पहुंचे आप? देखिए, मैं मीठे की बात इसलिए कर रहा हूँ चंद्रा साहब की 2 बातें थी आपके लिए। यहाँ तक जहाँ आपने नमकीन जो छोड़ने की बात की, यहाँ जहाँ आपने सोचा कि अब मुझे यहाँ छोड़ना है, आप एक
फिल्म विधा में पूरी तरह से पारंगत हो गए थे, आप सारी चीजें सीख गए थे। एक फिल्म को प्री प्रोडक्शन से लेके थिएटर तक कैसे पहुंचाना, ये सब कुछ आप सीख चुके थे। और यहाँ आने से पहले आप एडिटिंग के सारी जो गुर थे वो भी सीख चुके थे। तो अब आपके दोनों हाथ में लड्डू थे। आप चाहते तो आप एडिटर बने या डायरेक्टर बने। वैसे ऐसा कहते हैं कि एक अच्छा एडिटर एक अच्छा डायरेक्टर बन जाता है। तो ये अब आपके पास मतलब दो चीजें थी, और जो बहुत सशक्त विधा जो थी फिल्म की वो आपके पास थी। तो फिर यहाँ से आप कैसे किस तरफ गए? और एक सवाल जो बहुत पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि आप फुल फ्लेजेड एडिटर कब बने, तो अब आप पर छोड़ता हूँ कि आप मुझे बताएं कि फुल फ्लेजेड एडिटर आप कब बने, या नमकीन के बाद फिर आपने क्या किया? तो जैसे नमकीन के बाद मैंने छोड़ा, तब और कुछ अरसे बाद मेरी शादी हो गई, और हम लोग वर्ली नाके पे, मैंने बताया म्युनिसिपल क्वार्टर्स में, वहाँ ही रहता था मैं जी। और मेरा भाई जो था, जो हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ब्रांच मैनेजर था, और वो उसका तबादला कहीं रूरल महाराष्ट्र में हुआ था, दूसरी सिटीज में, तो वो यहाँ था नहीं। बहन की शादी हो गई फिर, तो मैं अकेला ही वहाँ और मेरी वाइफ के साथ रहता था। तो अब मुझे जॉब चाहिए थी, तो वहीं पर आसपास जो है सारे स्टूडियोज भी हुआ करते थे, लैब भी हुआ करती थी। तो फेमस स्टूडियो करके है महालक्ष्मी स्टेशन के पास जी। तो वो मेरे यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे था, जैसे 2-3 बस स्टॉप, तो हम तो ऐसे चले जाते थे। तो एक दिन मैं वहाँ फेमस स्टूडियो गया था किसी से मिलने या क्या है, और अच्छा बाय द वे मैं असिस्टेंट, मतलब एडिटिंग में जाकर के नेगेटिव कटिंग करना, डबिंग मैचिंग करना, उससे अपना गुजारा फैमिली का चल रहा था। और वहां गया, वो एक कमला देवैया करके प्राणलाल मेहता जी की प्रोडक्शन कंट्रोलर थी। वो दोनों मुझे मिले थे, जिनसे मुलाकात हुई, जिनके साथ मैंने काम किया था, वो किनारा फिल्म में, वो किनारा के प्रोड्यूसर थे। किनारा फिल्म के प्रोड्यूसर थे प्राणलाल मेहता, और उनकी प्रोडक्शन कंट्रोलर थी कमला देवैया। तो मुझे अचानक वो कॉरिडोर में मिल गई। अरे मैंने कहा कमला, क्या तुम? बोले चंदू यहाँ तुम क्या कर रहे हो वगैरह। मुझे सारे उस वक्त चंदू बुलाते थे प्यार से। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे बस। गुलजार साहब कैसे, क्या चल रहा है? मैंने तो बताया कि मैं अभी गुलजार साहब के साथ काम नहीं कर रहा हूँ करके। तो बोले अच्छा तुम मुझे कल मिलना। मैं कहा ठीक है मिलता, मुझे पता नहीं चला कि क्या है वो। तो दूसरे दिन में गया तो उसने बताया था कि कहाँ उनका ऑफिस है। तो वो मेरा वेट ही कर रही थी। बोली, मैंने बताया प्राण जी को कि तुम गुलजार साहब के साथ नहीं हो अभी, तो प्राण जी तुमसे बात करेंगे। तो प्राण जी के कमरे में मैं गया। अरे कैसे चंदू, आ जाओ बैठो, चाय वाय पिलाई। तो मुझे बोलने लगे कि एक काम कर सकते हो मेरा। मैं बोलिए। बोले मैंने ना साउथ के एक बहुत बड़े डायरेक्टर है बापू, उनको साइन किया है। अच्छा। और एक रीमेक की फिल्म ली है वहाँ की, जो वो बनाने वाली मेरे लिए। तो उनको हिंदी आती नहीं है, और मैंने तुम्हारा काम देखा हुआ है कि तुम कितने माहिर हो, तो तुम क्या इस फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर का काम करोगे उनके साथ? क्योंकि वो रहते वहां पे है, शूटिंग के लिए आएंगे, शूटिंग के बाद चले जाएंगे, तो उनके पीछे हैंडल करने वाला आदमी चाहिए जिसको सब कुछ मालूम हो। उससे ज्यादा क्या चाहिए था मुझे? बिल्कुल। और प्रमोट भी हो रहे थे। प्रमोट भी हो रहा था मैं, एसोसिएट डायरेक्टर। तो बापू साहब आए, उनसे मुलाकात हुई, और उनके और मेरे इतने अच्छे संबंध हो गए ना, मतलब लाइक वो मेरे को अपने बेटे की तरह मानने लग गए थे। और फिर स्क्रिप्ट का चेक करना, मतलब वो डायलॉग राइटर से ज्यादा मुझ पर विश्वास करते थे। मुझे पूछते थे सीन कैसे लिखा है, क्योंकि उन्होंने तेलुगु में, वो खुद राइटर थे, लेकिन हिंदी उनको नहीं आती थी। तो ये लिखा हुआ कैसा है, अगर मैं बोलता नहीं थोड़ा कम, तो बोलते तुम रीराइट करके लाओ इसको, या इस तरह से। फिर फर्स्ट शेड्यूल जैसे हुआ तो मैच बैच हो गया सारा, पॉजिटिव भी एडिटर का है। तो मैंने एक दिन उनको बोला कि सर ऐसा है कि मैंने एक्चुअली शुरुआत एज एन एडिटर की, असिस्टेंट की थी एडिटिंग में। मैं वामन गुरु के साथ काम कर चुका हूँ, मैं ये फिल्म इतनी फिल्में कर चुका हूँ एडिटिंग में एज एन असिस्टेंट। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं ये फिल्म एडिट करूं क्या? अच्छा, पूरे सेट में मैं साई था साथ में, पूरा मालूम था, एसोसिएट डायरेक्टर था, मैं ही फाइल पकड़ता था, मैं ही आर्टिस्ट को जाके डायलॉग समझाता था सब। और वो इतने कमाल, ही वॉज अ फेमस व्यंग्य चित्रकार भी थे। उनको कैमरा का सेंस ऐसा लगता था, मतलब हम देखते थे इस सेट में क्या होगा, लेकिन वो जिस तरह जैसे उन्होंने कैमरा रखा, मैं देखता था जाके, तो सडनली एक पेंटिंग खड़ी हो जाती थी सामने। बहुत ही मतलब फ्रेम कमाल का मतलब उनसे भी मैं सीखने लग गया था कि फ्रेमिंग क्या होती है जी, एक पेंटिंग की तरह फ्रेमिंग कैसे लग सकती है घर में भी जी। क्योंकि उनकी कटिंग के पॉइंट्स मुझे बताते कि चंदू ये इधर कटिंग होगा, ये शॉट यहाँ कटिंग होगा। तो मुझे अंदाजा आ गया था। मैंने कहा अगर आपको पहला शेड्यूल अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं आपको चंदा मैं सारा फिर से पूरा जोड़ दूंगा, और आपको जिसको देना है दे दीजिए, मैं आपको पूछूंगा नहीं कि क्या अच्छा नहीं लगा,
आई विल नॉट डिबेट विथ यू। तो बोले ठीक है। उन्होंने इनको बोला कि ये इसको एडिट करने दो फर्स्ट शेड्यूल, लेट मी सी। तो मैंने एडिट किया, अगले शेड्यूल के पहले आ गए वो एक दिन। अब बताओ, जैसे कंप्लीट हो गया, जो दो एक रील बने होंगे, तो बोले यू आर फैंटास्टिक, दिस इज हाउ आई वांटेड इट। और मैं एडिटर भी बन गया यहाँ। इसीलिए मैंने कहा था दोनों हाथों में लड्डू थे। तो उस फिल्म में अगर आप देखेंगे, तो फिल्म का नाम क्या था? बेजुबान। बेजुबान। शशि कपूर, रीना रॉय, नसीरुद्दीन शाह। वो जिसमें नसीरुद्दीन शाह का विलन फोटोग्राफर रहता है, वो कहता है स्टिल फोटोग्राफर रहता है, विलन का रोल किया था। पथरा क्यों गई, ऐसा कुछ उसका वो सारे याद आ गया मुझे, मैंने देखी है वो फिल्म। जी हाँ। तो उसमें आप एसोसिएट भी थे, रीना रॉय को ब्लैकमेल करता है, जी हाँ, मालूम है, लेकर याद है। राज किरण भी थे उसमें। राज किरण। तो उसमें आप एसोसिएट भी थे और एडिटर भी थे। एसोसिएट डायरेक्टर भी और एडिटर भी। अब आपके सामने तो बहुत एकदम जो मैदान था वो इस तरह से था कि छक्का कहाँ मारे ये बहुत आसान था आपके लिए। उसमें और फिर क्या बात हो गई कि ये फिल्म शुरू होने वाली थी, इतने में बापू साहब ने और एक फिल्म साइन की, और इस बार वो फिल्म थी बोनी कपूर की। ये फिल्म थी वो 7 दिन, जिसमें अनिल कपूर को बड़े लेवल पे वो लॉन्च कर रहे थे जी। और पद्मिनी कोल्हापुरे थी, नसीरुद्दीन शाह भी थे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे थे निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और लेखक एन चंद्रा। एन चंद्रा से बातचीत की अमरकांत दुबे ने। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग HR पाटले का, संयोजन तेजश्री शेट्टे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।